आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जो है वो एआर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। बट एआर के क्वेश्चंस को देखने के पहले हम लोग पहले एक एनालाइज कर लेते हैं कि एआर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एआर का मतलब होता है एनालिटिकल रीजनिंग। क्या मतलब होता है? एनालिटिकल रीजनिंग। और इस एनालिटिकल रीजनिंग में तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट जो है वो है रैंकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं क्रम व्यवस्थीकरण। सेकंड जो आता है वो आता है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं बैठक व्यवस्थीकरण। और तीसरा जो सेक्शन है वो है पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। ये ओवरऑल में आता है। ठीक है, तो इन तीन सेक्शंस में से यदि हम लोग ओवरऑल में क्वेश्चंस के वेटेज के हिसाब से बात करें आपके प्रीलिम्स में, तो इस टॉपिक से मिनिमम आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, मिनिमम एक क्वेश्चन। ठीक है, और इस सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में यदि हम बात करें तो 2 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन के बीच में कुछ भी आ सकता है। अभी पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि 5 क्वेश्चन ना पूछ करके वो 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर हम पजल टेस्ट की बात करें तो पजल टेस्ट में भी यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि 2 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन के बीच में ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन के बीच में ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिनिमम यदि पॉइंट में बात करें हम लोग तो 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 4 और 1 कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 5 क्वेश्चन। तो फाइनली हम बात करें टोटल 5 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। कंपलसरी है कि एआर से 5 क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। ठीक है, अब बात जब हम रैंकिंग की करते हैं तो रैंकिंग में ओवरऑल में हमें यह समझना होता है कि रैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप है जिसमें हम लोग किसी के प्लेस को बताते हैं कि यह बंदा बाएं से कौन सी पोजीशन पर है, यह बंदा दाएं से कौन सी पोजीशन पर है, यह बंदा ऊपर से कौन सी पोजीशन पर है या नीचे से कौन सी पोजीशन पर है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह के प्रश्नों की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक लाइन बनाई, इस लाइन में हमने लोगों को प्लेस किया। ठीक है, मान लीजिए कहा जाता है कि एक बंदा लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो N1 पोजीशन पर है, वही बंदा राइट हैंड साइड से जो है वो N2 पोजीशन पर है। इधर से जो है वो क्या है, L1 पोजीशन पर है, और इधर से मान लेते हैं कि वो R1 पोजीशन पर है। ठीक, एक लाइन है उसमें लोगों को बिठाया गया है। आपको कहा जा रहा है कि एक बंदा है जो लेफ्ट हैंड साइड से L1 पोजीशन पर है और राइट हैंड साइड से R1 पोजीशन पर है। बताइए उस लाइन में कुल कितने लोग हैं। तो जब इस तरह का कोई प्रश्न होता है जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, यदि हमें इसे फाइंड आउट करना होता है तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, L1 प्लस R1 माइनस 1। इससे हमें यह पता चल जाता है कि वहां पे कुल कितने लोग उस लाइन में बैठे हैं। जैसे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाकर के सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम जाकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर से किसी का स्थान पता हो, नीचे से किसी का स्थान पता हो, तो दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो रैंकिंग का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। समझ रहे हैं बात को? तो ये पहला फॉर्मूला बोल सकते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन का ये पहला फॉर्मूला है। बाकी सारे फॉर्मूले जो है ना वो इससे रिलेट ही करते हैं। दूसरा चीज है कि मान लीजिए हमें यह पता हो कि यहां पर कुल कितने लोग हैं, ठीक, और हमें पता हो कि कोई एक बंदा जो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर है, L1 पोजीशन पर है, तो बताओ वही बंदा राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर होगा, तो वो R1 पोजीशन पर होगा। और उस R1 पोजीशन को यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे, इसी फॉर्मूले में यदि मुझे R1 फाइंड आउट करना है तो क्या चाहिए मेरे को, सबसे पहले चाहिए कि उस लाइन में कुल कितने लोग हैं, ये मुझे सबसे पहले चाहिए। तो मुझे पता है कि इस लाइन में कुल कितने लोग हैं, टोटल T। इस -1 को इधर लेके आएंगे तो जितने भी टोटल होंगे उसमें आप +1 कर दीजिए, तो ये आपके टोटल +1 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसमें माइनस कर दीजिए किसको, L1 को, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा। और यही उल्टा काम कर सकते हैं किसके लिए, यदि आपको R1 दिया हो
तो आप R1 इसमें माइनस कर दीजिए और कैलकुलेट क्या हो जाएगा आपका, L1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, यही फॉर्मेट है जो थ्रू आउट क्या करेंगे इसमें आपको फॉलो करना है। क्या आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इसमें थोड़ा सा और पॉइंट भी है, ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। कितने व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है? दो व्यक्तियों के बारे में। एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ए है, ये ए व्यक्ति है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन बता दी गई है कि लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन क्या है, N1 है, ठीक। एक व्यक्ति बी है जिसकी राइट हैंड साइड से पोजीशन बता दी गई है कि वो है N2, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन बताई गई है, राइट हैंड साइड से बताई गई है। थोड़ी देर बाद ये दोनों व्यक्ति अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो यदि ये दोनों व्यक्ति अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, इसका मतलब है ये जो बी है वो इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या कहलाएगा, बी। ये ए यहां आ जाएगा और ये यहां पर कहलाएगा ए, ठीक। समझ पा रहे हैं कुछ? इतना होने के बाद आपको बोला जा रहा है कि ये जो ए व्यक्ति है ना, इस ए व्यक्ति का प्लेस लेफ्ट हैंड साइड से M1 हो जाता है, ठीक। तो बताइए इस लाइन में कुल कितने लोग हैं? क्या आप बता सकते हैं? इसमें यदि मैं फॉर्मूला लिखने की बात आपको करूं कि आप बताइए इस लाइन में कुल कितने लोग हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस लाइन में कुल कितने लोग हैं? M1 प्लस N2 माइनस 1, यही होगा। क्योंकि हमें यदि पता करना है कि लाइन में कुल कितने लोग हैं, तो किसी भी एक बंदे का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से पता हो, उसी बंदे का पोजीशन राइट हैंड साइड से पता हो, तो हम बता सकते हैं कि कुल कितने लोग हैं। तो यदि इस प्रॉब्लम में हम लोग फाइनलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि M1 प्लस N2 माइनस 1, ये हमें बताएगा कि इस लाइन में कुल कितने लोग हैं। क्लियर है क्या सबको? जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि इस लाइन में कुल कितने लोग हैं, और यदि हमें पूछा जाता है कि बताइए N1 का जो है वो राइट हैंड साइड से क्या प्लेस है, तो क्या आप बता सकते हैं? बताएं। क्या आप बता सकते हैं कि N1 का राइट हैंड साइड से क्या पोजीशन होगा? बता पाएंगे क्या? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। बता सकते हैं ना? देखो, किसी की भी पोजीशन दूसरे साइड से यदि मुझे बतानी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे दो चीजें चाहिए। पहली चीज मेरे को चाहिए कि इस लाइन में कुल कितने लोग हैं, जो कि मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया है। दूसरा चीज, मेरे को यदि दूसरी तरफ से उसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे एक तरफ से उसकी वैल्यू चाहिए रहेगी, जो कि पहले से बता दी गई है कि यहां से कौन सी पोजीशन पर है, N1 पोजीशन पे। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि मुझे राइट हैंड साइड से पता करना है यहां से कि इसकी पोजीशन क्या है। तो मैं कैसे बताऊंगा इसकी पोजीशन? तो मेरे पास टोटल वैल्यू है, तो टोटल प्लस 1, और उसमें माइनस कर दूंगा किसको? N1 को। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दूसरे तरफ का जो क्वेश्चन है ना, वो तो है, वो तो रिजर्व है कि रैंकिंग में यदि उसे कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है ना, वो उस टाइप के क्वेश्चन को ही देगा जो अभी थोड़ी देर बाद हम बनाने वाले हैं। समझ रहे हैं? सबसे पहले उसको देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, और जहां पे फॉर्मूला नहीं लगता ना, उसमें आपको एकदम सोचना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, ऐसा चलता है वहां पे। तो जहां फॉर्मूला लगता है वहां तो सिर्फ फॉर्मूला लगा करके आंसर तुरंत आ जाता है, लेकिन जहां फॉर्मूला नहीं लगता है ना, एग्जामिनर का वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगा मतलब आपकी सोच को वो सामने ला पाएगा ना, जब आप बनाएंगे प्रश्नों को, कि आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला से तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जहां फॉर्मूला नहीं लगता ना, मतलब हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। टिपिकल नहीं है वो भी इजी है, बशर्ते हम उसको थोड़ा सूझबूझ के साथ हमको सॉल्व करना पड़ता है।
क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए? देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये जो था ये तो बहुत बेसिक सा चीज था जो शुरुआत में मैंने बताया, इसी को बेस करके ही यहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। पूरे रैंकिंग में जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतने में ही खत्म है जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं। पहला क्या हो सकता है कि यहां से आपको बताया जाए कि एक बंदा इस पोजीशन पर है, वहां से इस बंदा इस पोजीशन पर है, बताइए इस लाइन में कुल कितने लोग हैं, ये आप बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह सकता है कि किसी एक तरफ से पता हो और ये बताया जाए कि कुल कितने लोग हैं उस लाइन में, तब भी आप बता सकते हो कि किसी एक तरफ से उसकी पोजीशन क्या है या दूसरी तरफ से उसकी पोजीशन क्या है, ये आप बता सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो ये है कि आपके पास एक लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड से इस पोजीशन पर है, राइट हैंड साइड से इस पोजीशन पर है, बताइए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ने अपना प्लेस एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिया है, आपस में अपना स्थान बदल लिया है, बताइए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इस तरफ से इसकी पोजीशन क्या है, M1 है, तो बताइए इस लाइन में कुल कितने लोग हैं। ये पहला प्रश्न हुआ जो बहुत ही बेसिक सा है, उसके लिए हमने देख लिया। इसमें दूसरा क्या पूछ सकता है, क्योंकि इस बंदे की पोजीशन तो हमें इधर से भी मालूम है और उधर से भी मालूम है, तो हमें पूछेगा कि N1 की पोजीशन उधर से बताइए। ठीक, ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। तीसरे टाइप का प्रश्न जो इसमें है वो ये है कि बताइए इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। ये हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, बताइए इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। तो क्या आप बता सकते हैं? हमने इस प्रश्न में क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। हमने इस प्रश्न में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था उसके बेसिस पर हमने टोटल लोगों को फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जिसकी जो पोजीशन थी हमने फाइंड आउट कर ली है। इस बंदे की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है, इस बंदे की पोजीशन हमें राइट से भी पता है, इस बंदे की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है, इस बंदे की पोजीशन हमने राइट से भी फाइंड आउट कर ली है। क्या हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं? बता सकते हैं। तरीका क्या होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने लोग हैं ये हम कैसे बताएंगे? तो तरीका यह कहता है कि यदि हमें पता करना है कि इनके बीच में कुल कितने लोग हैं, तो हम किसी भी एक तरफ से दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहला काम, इधर से हमें पता है कि क्या है, N1 है। इस व्यक्ति की पोजीशन इधर से क्या है वो पता करिए, तो क्या है ये, M1 है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, N1 माइनस M1 माइनस 1 ये बता देगा कि A और B के बीच में कुल कितने लोग हैं। समझ रहे हो? N1 माइनस M1 माइनस 1, क्यों ऐसा समझना, थोड़ी देर के लिए मानते हैं A B C D E और F, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। ठीक, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो B है ना, B और ये जो F है, F, इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। हमें दिख रहा है कि कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, शॉर्टकट यहीं से निकलेगा। तो यदि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं इनके बीच में, तो देखो कैसे करना है, ये यहां से यहां गए, ऐसा, ये हुआ पहला। कौन सी पोजीशन इधर से, दूसरी। इधर से बात करेंगे तो ये कौन सी पोजीशन है आपकी, इधर इधर से मतलब नहीं अपने को, अपने को मतलब इस तरफ से। कौन सी पोजीशन पर है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 है। हम जानना चाहते हैं कि उनके बीच में कुल कितने लोग हैं। हम यदि 6 को 4 से माइनस कर दें, ठीक है, ध्यान रखना ये M1 माइनस होगा ना, ये वाला M1 माइनस N1 माइनस 1। तो 6 को क्या करोगे आप, 6 को 2 से माइनस करोगे और फिर माइनस 1 कर दोगे तो कितना मिलेगा, मिला 3, 1 2 3 खत्म। समझ पाए? यदि आपको दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति निकालने हैं तो आपको माइनस करके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पाए? पूरे रैंकिंग में टाइप 1 का ना सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमता है पूरा खेल। समझ पा रहे हैं?
तो चलिए फिर प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, देखिए प्रश्न। ये हमारा पहला प्रश्न है, और ये पहला प्रश्न कौन सा प्रश्न है, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है वैसा नहीं है वो। ठीक है, वैसा प्रश्न ये नहीं है। ये जो दूसरे टाइप का प्रश्न है ना, वो है। उस दूसरे टाइप के प्रश्न में रैंकिंग में सिर्फ ये पूछा जाता है कि बताइए किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, बताइए किसके सबसे कम अंक हैं, बताइए कौन सा आयु में बड़ा है, बताइए कौन सा आयु में छोटा है, बताइए किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, बताइए किसकी हाइट सबसे कम है। इस तरह के प्रश्न होते हैं। मान लीजिए कि एक रेस का मैदान है, ए ने बी से पहले रेस को कंप्लीट किया, बी ने सी से पहले रेस को कंप्लीट किया, सी ने डी से पहले रेस को कंप्लीट किया। तो बताइए सबसे पहले और सबसे अंतिम में रेस को किसने कंप्लीट किया। इस तरह का प्रश्न है। तो है कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका यह कहता है कि लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन का यूज करें और उसके हिसाब से प्रश्नों को बनाएं। जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया है कि पी क्यू आर एस और टी 5 व्यक्ति हैं। लिखा गया है जिन्होंने किसी भी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, मतलब सभी के अंक अलग हैं। कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंक दूसरे व्यक्ति के अंक से बराबर में नहीं है। समझ रहे हैं, या तो वो उससे छोटा होगा या तो उससे वो बड़ा होगा। ठीक, यहां लिखा है कि क्यू ने केवल आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। फिर लिखा है एस तथा टी ने केवल पी से कम अंक प्राप्त किए हैं। बताइए कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो थोड़ा एनालाइज करिए आप, आपके पास स्टेटमेंट है, और उसके बाद मुझे बताइए कि किसने कम अंक प्राप्त किए हैं। जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा करना है बस अपने को। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, क्यू ने केवल आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है क्यू का मार्क्स आर से बस ज्यादा है। आर से बस ज्यादा है तो बाकी सबसे क्या है, इसके मार्क्स कम है। कौन कौन, पी, एस और, क्या आप समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ना, ये जो लाइन है ना, ये इसी में आप प्रश्न को बना देंगे। है कुछ इसमें और, क्या लग रहा है सबसे कम अंक किसको मिले हैं।
तो आंसर आर हो गया। समझ रहे हो? तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। समझ पा रहे हैं? किसी पंक्ति में राम बाईं ओर से 40वां है, राम जो है वो बाईं ओर से 40वां है, उसी पंक्ति में श्याम दाईं ओर से 25वां है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल कर लेते हैं तो बाईं ओर से राम 50वां हो जाता है। तो बताइए श्याम का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था सारी चीजों को, उसी बेसिस पर आपको बनाना है। ट्राई करिए। हम्म 74 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्या मैंने इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए उस लाइन में कुल कितने लोग हैं? मैंने पूछा है क्या क्वेश्चन में? 35। आंसर क्या आएगा? 35। ये जरूरी है कि सबसे पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस लाइन में कुल कितने लोग हैं। लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया है क्या 74 है इसमें? देखिए है ऑप्शन में। 74 इसलिए दिया है क्योंकि बहुत लोग अपने हैबिचुअल होते हैं, तुरंत तुरंत में आप टोटल वैल्यू निकालते हैं। तो बिल्कुल टोटल तो पहला पॉइंट है ही है आपका। टोटल जैसे ही आपने निकाला तो 74 आया, बट आपको पूछा है शाम का दाईं ओर से नया स्थान पूछ रहा है। तो जब इस तरह का प्रश्न होता है तो है बड़ा सिंपल, बट बात वही है कि जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है। लिखा गया है राम बाईं ओर से 40वें हैं, तो ये इधर से क्या हो गया? 40वां। और शाम का दाईं ओर से क्या है? 25वां। तो ये अपना 25वां हो गया। तो ये राम हो गए, ये शाम हो गए। तो राम जो है वो 40वीं पोजीशन पर है और शाम जो है वो क्या है? 25वीं पोजीशन पर है। ये दोनों अपना स्थान आपस में बदलते हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा कि शाम यहां पर आ जाएंगे और राम कहां आ जाएंगे? यहां। ऐसा करने से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम जो है वो बाईं ओर से, ध्यान रखना बायां दाएं में कंफ्यूज नहीं होना, राम बाईं ओर से क्या हो जाते हैं? 50वें हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस बाईं ओर से क्या होगा? ये 50वीं पोजीशन पर चले गए। ठीक। क्योंकि हमें अब राम की पोजीशन राइट हैंड साइड से भी मालूम है 25वीं है, लेफ्ट हैंड साइड से भी पता है कि कितना है? 50 है। इन दोनों को आप क्या करोगे? ऐड करोगे और -1 कर दोगे तो आपको 74 मिल जाएगा। 74। ये 74 क्या शो करता है? ये 74 शो करता है कि कुल लोगों की संख्या कितनी है? 74 है। आपको पूछा है शाम का दाईं ओर से नया स्थान क्या है? ध्यान रखना, नया। तो ये शाम है। ठीक। इधर से इसकी पोजीशन क्या है? 40वीं। कुल मिलाकर कितने हैं? 74। तो 74 +1 माइनस क्या हो जाएगा? 40। दैट मीन्स कितना आ गया? जितने लोगों ने 35 आंसर दिया है उनका क्या है? करेक्ट है आंसर। समझ पा रहे हैं आप? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एक बार ट्राई करिए आप लोग। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है। नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है वह नीचे से 34वां है। कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 हो तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? आपको बतानी है। ऐसा कोई भी प्रश्न सीजीपीएससी में इसके पहले प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछा गया है। जो आप अभी देख रहे हैं है तो बेसिक कंसेप्ट वही जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा है, बट पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। उसी तरीके के जो चेंज वाली चीज है ना, उसको आपको समझ के बनाना है। ट्राई करिए आप लोग एक बार।
60। कौन बोल रहा है 60? आप। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, वो जवाब देना है आपको। आपने अपने हिसाब से तो जवाब दे दिया कि 60 है, ठीक है। इस प्रश्न में, ये प्रश्न यहां पर पुट करने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 60 नहीं है, 75 है। क्योंकि रैंकिंग जो है ना, रैंकिंग हमेशा पास वाले लोगों की निकलती है। जैसे मान लीजिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स में मेरिट बनाने की बात आई, ठीक, तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि पेपर 2 में जो क्वालिफाई होंगे वही मेरिट के अंदर आ पाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वालिफाई होना चाहिए। मान लीजिए एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, तो 33 मान लीजिए पेपर 1 में लेके आ गया, तो वो तो आ गया, लेकिन उसका पेपर 2 भी देखा जाएगा कि 33 लाया है कि नहीं लाया है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 33 नहीं लेके आया है। यदि मान लीजिए 33 नहीं लेकर के आया हुआ है, इसका मतलब है कि वो रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मेरिट में उसका कहीं पर भी रेंज नहीं रहेगा। और यदि मान लीजिए उसने 33 से ज्यादा ला दिया है, इसका मतलब है कि अब मेरिट जब बनेगा तो उस मेरिट में वो शामिल होगा। तो रैंकिंग उन्हीं लोगों की निकलती है जो पास होते हैं, समझना। क्लास में मान लीजिए आपने कहा कि आपका 10वां स्थान है क्लास में, ठीक है, 10वां स्थान है, और रैंकिंग में टोटल 40 लोगों की रैंकिंग निकली है, बट क्लास में 50 लोग हैं, इसका मतलब है कि 40 लोग जो पास हुए हैं, रैंकिंग सिर्फ उन्हीं की निकली हुई है। तो जब ये बोलते हैं ना कि ऊपर से 5वीं पोजीशन पर है, ऊपर से 7वीं पोजीशन से है, इसका मतलब है कि आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि रैंकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी निकलती है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की निकलती है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नहीं निकलती है। जो आपने 60 जवाब दिया है वो तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बता दी है आपने, ठीक है। देखो ऊपर से किसका क्रमांक बताया गया सबसे पहले, फिर इधर से, फिर इधर से भी बता दिया गया है ना। देखो ऊपर से पहले निशा है ना, निशा का क्रमांक कितना है? 22वां, 22वां हो गया, ठीक है। निशा 5 क्रमांक क्या है? नीचे है, तो नितेश ना, तो यहां कौन आ गया? नितेश आ गया, ठीक है। तो नितेश 5 क्रमांक नीचे, इसका मतलब है कि ऊपर से कितना हो जाएगा? 27, 22 5 27। नीचे से जब जाएंगे तो क्रमांक कितना है? 34वां है बोल दिया, तो 34 यहां आ गया, आ गया। तो इससे और इससे इन दोनों को टोटल करके -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60। समझ पाए? इसका मतलब है टॉप से लेकर के बॉटम तक का टोटल रैंकिंग में कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। मतलब 60 लोगों की रैंकिंग निकली है। इसका मतलब है कि रैंकिंग उन्हीं की निकल सकती है जो पास हुए हैं। इसका मतलब है कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 60। यदि क्वेश्चन में पूछा होता कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो आपका जवाब होता 60। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा, कहा गया है कि पेपर देने के लिए सभी लोग गए हैं। आपको बताना है कि कुल कितने लोगों ने पेपर दिया है या विद्यार्थी कितने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर पास और फेल इन दोनों का रेशियो दिया है 4:1 का, ठीक। तो पास होने वाले कितने हो गए? 4x हो गए, 4x। तो 4x किसके बराबर है? 60 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 होगा। तो 4x पास होने वाले 60, फेल होने वाले 15, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 75। इसीलिए फाइनल आंसर क्या है? 75। समझ पाए आप प्रश्नों को? जो आपने पहले बनाया है और जो आप अभी बना रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको? ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि ऊपर से निशा 22वें पे है तो इसके नीचे 5 बोला गया, तो 5 को कैसे लिया गया? कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, उस 22 में सीधा 5 जोड़ देना है। फिर अपना सोचते रहोगे अच्छा इसको इंक्लूड करके 5 लेना है कि इसको छोड़ करके 5 लेना है, तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा एग्जाम में। तो वैसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक
सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। जो आपका AR है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का भी पार्ट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट को देखने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको समझना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट जब हम बात करते हैं बैठक व्यवस्थीकरण, तो कुल मिला के 4 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला जो प्रश्न हो सकता है वो एक लाइन में लोगों को बिठाया जा सकता है, ठीक है। और लाइन में जब लोगों को बिठाएंगे तो ये उसका लेफ्ट होता है, ये उसका क्या होता है, राइट होता है, ठीक। आपको बताया जाएगा कि यह व्यक्ति इसके बाएं बैठा है, वह व्यक्ति उसके दाएं बैठा है, वह व्यक्ति उसके बाएं बैठा है, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करेगा। उस एक्सप्लेनेशन को बेस करके आपको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद पूछेगा बताइए इस लाइन के मध्य में कौन बैठा है, बताइए इस लाइन में उन दो व्यक्तियों के बीच में कौन बैठा है, या उसके बाएं कौन है या उसके दाएं कौन है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें एक लाइन में लोगों को प्लेस करना होता है। मैक्सिमम चांस ये बनता है कि इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ईजी हो जाता है। तो प्रीलिम्स का भी अपना एक स्टैंडर्ड है CGPSC का, इसीलिए थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही आपको क्वेश्चन हमेशा प्रोवाइड करेगा। दूसरे तरह का जो प्रश्न इसमें होता है वो होता है पैरेलल में लोगों को अरेंज करना। पैरेलल पैरेलल में लोगों को अरेंज करने का मतलब होता है दो लाइन होती है, एक लाइन इधर होती है और एक लाइन इधर होती है। ऐसे बायां दायां इधर देखते हैं और ऐसे बायां दायां इधर देखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ऊपर में ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट। इधर ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, right। कोशिश हमेशा ये करें कि जब हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं ना, तो ये आपके रेफरेंस में है, और जब हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं तो ये किसके रेफरेंस में है, मेरे रेफरेंस में, ठीक है। तो ये आमने सामने वाला जो केस है ना, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ज्यादा चांस बनता है आमने सामने वाले केस की, ठीक। इसके जस्ट बाद हमारे पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहेगा। ये वर्गाकार मेज है, जब आप इसमें लोगों को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझना होगा कि यहां पर जो व्यक्ति बैठा है ये उसका लेफ्ट है, ये उसका क्या है, राइट, ठीक। यहां पे जो व्यक्ति बैठा है उसका क्या है, ये लेफ्ट है और ये क्या है। यहां पर जो व्यक्ति बैठा है ये उसका क्या है, लेफ्ट है, राइट है। और यहां पर जो व्यक्ति बैठा है लेफ्ट राइट। क्लियर है। क्योंकि सभी के सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए ये लेफ्ट राइट इस तरीके से है। थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये दो व्यक्ति जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट, समझ में आया। लेकिन स्टैंडर्ड तो यही कहता है कि यदि किसी टेबल में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे सेंटर की तरफ ही देखना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न में नहीं दिया है कि व्यक्ति सेंटर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ देख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट है कि आपको सेंटर की तरफ ही लेना है। समझ रहे हैं बात को। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि मान लीजिए कह दिया कि इतने लोग बैठे हैं, इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो फिर हमें समझना होगा कि उसे कैसे प्लेस करेंगे करके। क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन पूरा रहेगा, ठीक। ये समझ पा रहे हैं आप सब। आखिरी पॉइंट जो है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो 4 लोग भी इसमें प्लेस हो सकते हैं, ये 4 हो गए। 6 लोग भी प्लेस हो सकते हैं, ये 6 हो गए। और ऐसा करके आप कह सकते हैं कि 8 लोग भी प्लेस हो गए, ठीक। और जब ऐसा प्लेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, ये ऐसा, लेफ्ट राइट। आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, ये लेफ्ट ये राइट। इधर की बात करेंगे तो ये ऐसा,
ठीक है, सब में लेफ्ट राइट, जहां पर आपको लगता है ना कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, आपने पूरा प्लेस कर दिया। मान लो राम यहां बैठे हैं, आपको पूछा गया कि राम के बाएं कौन बैठा है, तो आप एकदम से अपने ऊपर मत सोचिए, सीधा सीधा यहां पर ना ऐसे बना लीजिए, ऐसा लेफ्ट राइट करके, और उसके बाद बाएं दाएं सोच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे अंदाजा लगाएंगे, पता चला आप अपने रेफरेंस में देख रहे हैं बाएं कौन है, एक्चुअल में तो इधर है, बट आपने सोच लिया इधर है, तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा वहां पे पूरा बनाने के बाद भी। और आप ये ध्यान रखिएगा, यदि डायग्राम गलत बना तो सीधा सीधा मतलब समझ रहे हो ना, 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे सब गलत हो जाएंगे एक साथ, समझ रहे हो। तो रिस्क भी है, बट फायदा यह है कि यदि बन गया तो सीधा सीधा क्या है, 2 3 4 5 जितने भी पूछे जाएंगे सारे बन जाएंगे एक साथ, बशर्ते आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। स्टैंडर्ड तो यही कहता है कि यदि सिटिंग अरेंजमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो वो 1 2 3 और ये 4 है। लेकिन फिर भी कभी कभी पेपर्स में ऐसा होता है कि कहता है कि आपका टेबल जो है ना वो हेक्सागोन शेप का है। हेक्सागोन शेप का मतलब होता है षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजाएं होंगी। तो 6 भुजाएं होंगी तो ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न बनाया नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे कि सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, या आप ये सोचोगे कि हमने कुछ ऐसा नहीं बनाया था। अरे भाई, टेबल का शेप है, टेबल ऐसा भी हो सकता है, टेबल ऐसा भी हो सकता है, टेबल और भी किसी शेप का हो सकता है। तो 6 की बात करेंगे तो ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये 6 भुजाएं हो गई। एक को यहां बिठाओ, एक को यहां बिठाओ, एक को यहां बिठाओ, एक को यहां, एक को यहां, एक को यहां, और बायां दायां जो करना है आप कर लो, कोई समस्या थोड़ा ना है उसमें। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं ओवरऑल में स्ट्रक्चर सिटिंग अरेंजमेंट का? सिटिंग अरेंजमेंट में कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो बेसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी तरह के प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 8 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 2 पंक्ति में 4 4 होकर के बैठे हैं, मतलब 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं। ठीक है, क्यू एवं आर आमने सामने हैं, मतलब आमने सामने होंगे, जहां पे भी आपको रखना है आमने सामने करिएगा। आर जो है वो एस एवं टी के बीच में बैठा है, टी के बाईं ओर डब्ल्यू बैठा है, जो कि यू के विकर्णवत है। यू के विकर्णवत होने का मतलब होता है डायगोनल, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल मतलब तिरछे में बैठा होगा वो। ठीक, उसके बाद लिखा है कि वी और क्यू आसपास नहीं बैठे हैं, तो बताइए पी के सामने कौन बैठा है। ठीक, तो इस तरह का जब प्रश्न होता है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये कुछ ऐसा है। समझ पा रहे हो? चलो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि Q एवं R आमने सामने हैं। Q एवं R आमने सामने हैं, इसका मतलब है कि ऊपर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने Q बना दिया, नीचे मैंने क्या बनाया, R। ऐसा करके इसमें प्लेस करते मत लग जाना आप, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आप इस Q मान लो थोड़ी देर के लिए यहां रखते हो, तो फिर आगे जब सेंटेंस आएगा ना तो बार बार आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो ज्यादा सही तरीका जो होता है, जो मैंने आपको बता रहा हूं वहां पर, यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि R जो है वो S एवं T के बीच में है, लिखा है। तो R जो है वो S और T के बीच में है, तो एक ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, समझना। आप यदि सोच रहे हो कि R हमेशा ऐसे ही बैठेगा, पहले S बोला है तो इसीलिए मैंने S यहां रख दिया है, बाद में T बोला है तो ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब भी R S और T के बीच में बैठा है, और इसका मतलब भी R जो है वो S और T के बीच में बैठा है। आगे आने वाली लाइन ये डिसाइड करेगी कि उन दोनों में से कौन सा चीज रहेगा और कौन सा चीज हट जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो फिलहाल हमने जो प्रश्न बनाया है उसमें हमने इसका यूज कर लिया है, हमने इसका यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास आता है T के बाईं ओर W बैठा है।
ये जो लाइन है ये आपके रेफरेंस में सेट हो रही है, इसका मतलब है टी के बाई ओर यदि बात करें तो इसके बाई ओर कौन बैठा है, आर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये अरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं। टी के बाई ओर कौन बैठा है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बिठा दिए हम लोग, ये चारों प्लेस हो गए हैं। इसको अब लिखोगे यहां पर डब्ल्यू टी आर एस। आर के सामने कौन है, तो यहां कौन आ गया, लेकिन टी के बाएं जो डब्ल्यू बैठा है वो किसके विकर्णवत है, यू के विकर्णवत है। यू के विकर्णवत मतलब होता है ये तिरछा। इसका मतलब है यहां पे कौन बैठा है, समझ पाए। तो हमने टी जो है वो डब्ल्यू के बाएं बैठा है, हमने पुट कर दिया। अब लिखा है ये यहां तक कर लिया है ना। V और Q आसपास नहीं है। Q कहां पुट है, यहां पर है। V आसपास नहीं है तो V यहां बैठ सकता है क्या, नहीं। तो यदि यहां नहीं बैठ सकता तो V कहां बैठेगा, क्लियर। कौन बचा है आखिरी खिलाड़ी, P। P आखिरी खिलाड़ी बचा है तो P कहां जाएगा, P के सामने कौन बैठा है, P के सामने कौन बैठा है, T। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो है प्रॉब्लम सिंपल, वो थोड़ा शुरुआत में लग सकता है बट धीरे धीरे आप बना लेंगे प्रश्नों को। क्लियर है क्या सभी को। ये एक छोटा सा प्रश्न है, दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति L M N P Q R S और T एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक भुजा की ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। सभी के चेहरे केंद्र की ओर हैं, मतलब सभी लोग किस तरफ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट को बेस करके फिर आपको प्रॉब्लम बनाना है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि वर्गाकार है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अरेंजमेंट कैसा होगा, क्लियर। अभी जो प्रश्न आपने देखा था पहले वो थोड़ा इजी था, प्रश्न ये भी इजी है, बट सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंस रखता है कि सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट है जो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रश्न होता है तो आपको लगता होगा कि हमें इसे ले लेना चाहिए या हमें कोई और पॉइंट ले लेना चाहिए। हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में एक चीज ध्यान रखें कि जिस भी बंदे को आप पहले प्लेस करेंगे और जब उसके बाद आप किसी को प्लेस करना चाह रहे हैं, कोशिश करिए कि प्रीवियस जो आपने प्लेस किया है उसमें से कोई ना कोई एक बंदा दूसरे वाले में भी रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ए व्यक्ति बी के बाएं बैठा है। अब यदि मैं कोई नया सेंटेंस लेता हूं जो इस क्वेश्चन से निकाल करके, तो उसमें एटलीस्ट ए और बी में से कोई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि नहीं रहेगा तो हमें प्लेस करने में ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे पॉइंट को पहले सेलेक्ट करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम आसानी से स्टार्ट हो जाए। जैसे यहां लिखा है कि Q जो है वो L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। Q जो है वो क्या है, L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर L बनाइए, Q जो है वो L के बाईं ओर, तो यहां L बनाया। L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यहां पर कौन आ गया, Q जो है वो L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, देखिए हमने ये इसको यूज कर लिया। अब हम ऐसा कोई पॉइंट यूज करें जहां पर L और Q होना चाहिए, या तो हम इसको ले लें, ठीक है,
या तो हम इसको ले लें। फिलहाल हम क्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं। P जो है वो L और S के बीच में बैठा है, तो P L और S के बीच में बैठा है, तो L है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा S, यहां किसको बिठाएंगे, P को। मान लीजिए बनाते समय कहीं पर प्रॉब्लम आया, तो उस सिचुएशन में आपको S को यहां और L को वहां करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया। R जो कि T का पड़ोसी है, L के सम्मुख बैठा है। R जो है वो T का पड़ोसी है, जो L के सम्मुख है, तो L के सम्मुख कौन होगा, R। जो कि T का पड़ोसी है, इधर तो नहीं आ पाएगा T, तो T किधर आएगा, इधर आएगा। तो हमने ये थर्ड पॉइंट भी यूज कर लिया। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि M जो है वो R के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो R का बायां किस तरफ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इस तरफ होगा, तो इधर दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, ये M हो गया। कौन व्यक्ति बचा है, के बचा है कि N बचा है, के तो है ही नहीं, N बचा है, N। हो गया प्लेसमेंट। जब आप पूरा प्लेस कर लेना, एक बार जरूर देख लें दोबारा से, क्योंकि इस क्वेश्चन के बनाने का दारोमदार पूरा जो है वो बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मतलब 3 है तो तीनों गलत हो जाएंगे या तीनों सही हो जाएंगे, इसीलिए बनाने के बाद एक आध बार एक आध पॉइंट को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें कि सही सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं किस तरह का प्रश्न है ये। अब उसके बाद प्रश्न में कुछ रखा नहीं है, सीधा सीधा पूछा गया है कि पी के सम्मुख कौन बैठा है, पी के सम्मुख कौन बैठा है, टी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, टी। फिर लिखा है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, जरा जवाब दें। एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, टी। ये एस है, एस के दाईं ओर मतलब इधर जाएंगे, ये पहला, ये दूसरा, कौन है, टी है। तो उस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया आपका, टी हो गया। एल किन दो लोगों के बीच में बैठा है, एल किन दो लोगों के बीच में बैठा है, एन और पी। निम्न में से एल का पड़ोसी कौन है, एन भी पड़ोसी है और पी भी पड़ोसी है, लेकिन फिलहाल एक दिया हुआ है तो उसी को आप टिक करेंगे। ठीक, समझ पाए आप प्रश्न। यदि आपको प्रश्न क्लियर है और आपने इसको बनाया है, तो इसी तरह का सेम प्रश्न जो है वो मैं दे रहा हूं आपको, उसको आपको ट्राई करना है। नीचे दी गई जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ई एफ जी एच आई जे के एल और एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वे हर ओर दो दो करके बैठे हुए हैं। 3 महिलाएं हैं और वे एक दूसरे के आसपास नहीं है। ठीक, एल जो है वो, जे जो है वो एल और एफ के बीच में बैठा है। जी जो है वो आई और एफ के बीच में बैठा है। एच एक महिला है जो जे के बाई और दूसरे स्थान पर है। एफ जो कि एक पुरुष सदस्य है, ई के सामने बैठा है जो कि एक महिला सदस्य है। और एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी हुई है। तो ये एक वर्गाकार मेज का एक अच्छा प्रश्न है, एक बार आप ट्राई करिए इसको। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं।
जितना ज्यादा प्रश्न आप बनाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे फिर से यहां पर पॉइंट है कि टोटल 8 लोग हैं, उन 8 लोगों में 3 महिलाएं हैं और बाकी 5 जो है वो क्या है, पुरुष हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीनों महिलाएं आसपास नहीं बैठी हुई हैं। फिर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके स्टार्ट करना है। कोई भी सेलेक्ट करिए एक ठो, लेकिन ऐसा सेलेक्ट करिए जिससे लिंक करते हुए बाकी स्टेटमेंट होने चाहिए। और कोशिश हमेशा करिए कि 2 व्यक्तियों में बीच में बिठाने वाले व्यक्ति से थोड़ा अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में बिठाओगे तो पता चला वो लेफ्ट राइट वाले चेंज हो गए तो पूरा जो है ना घूम फिर करके ना दोबारा बनाना पड़ जाएगा। तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप किसी फिक्स पॉइंट से लेफ्ट या किसी फिक्स पॉइंट से राइट वाला जो पोजीशन है ना उस पर सिलेक्शन करिए स्टेटमेंट का। तो जैसे हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक जे बना देंगे, ठीक है, जो किसके, एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर कौन आ गया, एच आ गया। तो एच ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो हमने अभी कौन सा पॉइंट यूज किया है, फिफ्थ पॉइंट यूज किया है फिफ्थ पॉइंट यूज। फिर लिखा है आपके पास कि जे जो है वो एल और एफ के बीच में बैठा है, ये है। यहां पर हम क्या कर देते हैं, एल, और यहां पर क्या कर देते हैं, एफ। यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हमने अब ये वाला पॉइंट यूज कर लिया है। अब आता है कि जी जो है वो आई और एफ के बीच में बैठा है, तो एफ हमारे पास है, तो यहां पर हम क्या कर दें, आई कर दें, और यहां पे क्या कर दें हम लोग, ठीक। तो एफ जो कि एक पुरुष सदस्य है, ई के सामने बैठा है। एफ जो कि एक पुरुष सदस्य किसके सामने बैठा है, ई के सामने। तो एफ जो कि एक पुरुष सदस्य किसके सामने बैठा है, ई के सामने, जो एक महिला सदस्य, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट हो गया। फिर सेवेंथ पॉइंट है कि एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी हुई है, मतलब एफ और आई के बीच में जो जी बैठा है ये कौन है, ठीक है। बताओ कौन व्यक्ति बचा है, बाय डिफॉल्ट में यहां पर क्या आ गया, हो गया, अरेंज हुआ। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एफ मेरा यहां पर आया है, आपका एफ यदि यहां पर भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज में मैच करना चाहिए सभी का। एफ के बाद क्या आना चाहिए, जे, जे के बाद एल, एल के बाद एच, एच के बाद के, ऐसे करके सिक्वेंशियली मैच करना चाहिए क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि ई और एच के बीच में कौन बैठा है, बताओ। ई और एच के बीच में कौन बैठा है, के और एफ के मध्य कितने लोग हैं, के और एफ के मध्य, के और एफ के मध्य क्लॉकवाइज में भी 3 लोग हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी 3 लोग हैं, तो कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, आएगा। क्लियर है। अब जो प्रश्न देखने वाले हैं वो है सर्कुलर। थोड़ा सा रेक्टेंगुलर से सर्कुलर और थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो पहला काम आप क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, ठीक, और इसमें लोगों को प्लेस करना स्टार्ट करिए जैसा जैसा वो बोल रहा है। जैसे पहले बोला है U जो है ना V के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो रेफरेंस कौन है, U की V, V, U V के दाएं दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, V बनाना पड़ेगा। U V के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये दाएं मतलब 1 और ये 2, यहां पर कौन आ जाएगा,
आ गया। तो आपने पहले कौन सा प्लेस यूज किया, ये, और ये यहां पर हो गया, ठीक हो गया। फिर लिखा है कि Q जो है ना वो U का पड़ोसी है, Q जो है वो किसका पड़ोसी है, U का। तो यहां पर ऐसा बना दीजिए, इसको Q बना दीजिए और इसको भी Q बना दीजिए। आगे हमको समझ में आएगा कि हमें कहां पे रखना है। फिलहाल Q U का पड़ोसी है, यहां पर अपने को देखना है। तो ये हो गया, लेकिन R का पड़ोसी नहीं है। कौन R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है वो R का पड़ोसी नहीं है। T जो कि R का पड़ोसी है V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। T जो है वो किसका पड़ोसी है, R का, और वो V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो V के दाईं ओर चौथे स्थान पे मतलब 1 2 3 और ये 4। यहां पर किसको रखूं, किसको, T को। लिखा है T जो है वो किसका पड़ोसी है, R का। T R का पड़ोसी है, लेकिन ये क्या है, V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो 1 2 3 और ये 4 हो गया प्लेस। तो ये आपने T को यूज किया, R का पड़ोसी है, V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। लिखा है कि S जो है वो T और P के बीच में बैठा है। ये T है, क्या P आप यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि U प्लेस है ना पहले वहां पे। तो देखो कितने लोग हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5, यहां 6 और यहां क्या हो गया, 7। लिखा है S जो है वो T और P के बीच में बैठा है। ये T है, ये थोड़ी देर के लिए मानो P है। T और P के बीच में कौन बैठा है, S बैठा है। हो गया, ये पूरा प्लेस हो गया यहां से यहां तक। एक पॉइंट था, क्या था, Q U का पड़ोसी है लेकिन R का पड़ोसी नहीं है। T जो कि R का पड़ोसी है, तो T यदि R का पड़ोसी है इसका मतलब है किस जगह पे क्या आएगा। हो गया, हो गए पूरे प्लेस। अब आपसे देखिए, यदि मैं इसको नहीं भी लिखता ना तो भी मेरा प्रश्न फाइनल था। मेरे को सिर्फ इतना पूछा गया है कि बताइए P के ठीक बाईं ओर कौन है। ये P है, बायां किस तरफ होगा, इधर कि इधर। तो आंसर क्या है, डिफिकल्ट है ये, बट क्या है कि यदि हम पहले ना बनाए रहे तो एग्जाम में हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि हमने इस तरह के बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। यदि कोई प्रश्न 2 मिनट 3 मिनट में बन जाता है पेपर में, इसका मतलब है कि वो उस समय बनने की कंडीशन में है। नहीं बनने की कंडीशन में है तो दूसरे प्रॉब्लम पे ट्राई करना है। नहीं तो पता चला हम लोग एक प्रश्न को हमने तो बहुत बनाया था, आपने जितना भी बनाया हो उस समय नहीं बन रहा है, थोड़ा स्किप करिए, दूसरे प्रश्न पे जाइए ना, क्योंकि वहां पर हम अपने उस पे आएंगे ना कि हम बहुत बनाए थे और अभी कैसे नहीं बन रहा है। उसको सोचने का जरूरत, हो सकता है कुछ टिपिकल हो गया हो वहां पे। और भी तो बहुत सारे प्रश्न है ना, हमको 100 में 100 तो बनाना ही नहीं है ना वहां पे। हमें तो सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने हैं पेपर को क्लियर करने के लिए, उससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं उसमें। तो अपने हिसाब से हमें समझना है कि कौन पहले और कौन बाद में बनाना है। डायग्राम ओवर है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका जवाब हमने दे दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलिए फिर एक प्रश्न आप बनाइए, और उसके बाद फिर जो एक थोड़ा टिपिकल प्रश्न है जो अभी तक आया नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से हम सारा बना चुके हैं, मतलब सारा बना चुके हैं, मतलब जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। इसके बाद हम उसके भी देखेंगे। चलिए, ये जो प्रश्न है ना, ये एक ऐसा प्रश्न है जैसे सीजीपीएससी में अभी तक प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें हमेशा सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, लाइन, 2 पैरेलल लाइन, इसी पे क्वेश्चन आया है। और हर बार प्रश्नों में लोग जो है वो केंद्र की तरफ ही देखे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ कभी उन्होंने नहीं देखा है। और हमेशा प्रश्न वैसा ही पूछा गया है कि हर कोई क्या कर रहा है, केंद्र की तरफ देख रहा है। बट इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे ओवरऑल में तो इसमें लिखा है कि V, U और T केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा लिखा है कि A, B और C भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 के मुख केंद्र की ओर नहीं है। लेकिन किसके मुख केंद्र की ओर नहीं है यह बताया नहीं गया है। इसका मतलब है उनके मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि V जो है वो C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है
यहां से एक्सप्लेनेशन चालू होता है और इतने पर एंड हो जाता है और इस पे आपको स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, सबसे शानदार प्रश्न है इसलिए क्योंकि हर बार प्रश्न किस तरह से आ रहा है, सेंटर की तरफ देखने से। यदि मान लीजिए एक दो लोग सेंटर से बाहर की तरफ देखते हैं तो हर कोई उसे नहीं बना पाएगा एग्जाम में। इस तरह के प्रश्नों के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंस रखती है, पहले उसको समझना चाहिए आपको। जब आपको यह समझ में आ रहा है कि ये तीनों तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका तो लेफ्ट और राइट प्री डिफाइंड है, समझ रहे हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे शुरुआत में कि इन तीनों में से किसका लेफ्ट और राइट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके रेफरेंस में ड्रॉ करने के बजाय हम इनके रेफरेंस में ड्रॉ करें। जहां पर स्टेटमेंट हो कि ए, वी, यू या टी के बाएं दाएं किस प्लेस पर बैठा है, हमें उस वाले पॉइंट को पहले सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट फिक्स है, लेकिन इनका लेफ्ट और राइट अभी हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि कौन सा ऐसा दो व्यक्ति है जो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा है। तो हम कैसे प्लेस करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे पहले तो आप डायग्राम अपना बनाइए। ठीक है, कितने लोग हैं इसमें? 6 लोग। ठीक है, अब हम यदि पढ़ें स्टेटमेंट को तो क्या लिखा है? वी सी के बाएं को दूसरा है। तो क्या आपको पता है कि सी किस तरफ देख रहा है? नहीं मालूम है, आगे समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल हमें क्लियरिटी नहीं है, तो हम उस स्टेटमेंट को स्किप कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यू ए के दाएं को दूसरा है, यू जो है वो ए के दाएं को दूसरा है। क्या मैं इसको प्लेस करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के रेफरेंस में पहला ए का हो गया, उधर सी का हो गया। यहां पर क्लियरिटी आ रही है कि बी जो है वो टी के बाएं को तीसरा है। टी, यू, वी ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसा क्यों बनाता हूं पता है आपको? ऐसा क्यों बना रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूं कि पता चला इसके सामने कौन है, पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन होगा ये, इसके सामने कौन होगा ये, और इसके सामने कौन होगा। समझे बात को? इसीलिए हम ऐसा बनाते हैं। हम कौन सा पॉइंट यूज करने वाले हैं? ये वाला। क्या लिखा है? बी जो है वो टी के बाएं को तीसरा है। बी जो है वो टी के बाएं को तीसरा है, तो आप क्या बना दें? यहां टी बना दें। बी जो है वो टी के बाएं को तीसरा है, तो टी के बाएं 1 2 और 3। यहां पे कौन आ गया? हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सी जो है वो टी के दाएं को दूसरा है। टी के दाएं को दूसरा 1 2, यहां पे कौन आ गया? आ गया। तो हमारा ये वाला भी पॉइंट हो गया। हो गया। फिर लिखा है ए व बी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। ए व बी, तो ना तो मेरे पास ए है ना मेरे पास वी है क्या मेरे पास? नहीं। लेकिन अब हमारे पास हमारा वो जो पिछला स्टेटमेंट है ना, उसको एक बार चेक करते हैं। समझो, हमारे पास यहां पे लिखा है कि वी जो है वो सी के बाएं को दूसरा है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सी सेंटर की तरफ देख रहा है, थोड़ी देर के लिए मानिए, क्योंकि किसी ना किसी तरफ मान करके ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए मानिए कि सी जो है, वी जो है वो सी के बाएं को क्या है? दूसरा है। तो सी मान लेते हैं कि सेंटर की तरफ देख रहा है। यदि सी सेंटर की तरफ देख रहा है तो उसका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि वी जो है वो सी के बाएं को दूसरा है। तो वी यदि सी के बाएं को दूसरा है तो सी के बाएं 1 और 2, यहां पे कौन आ गया? टी। यदि मैं ये मानता हूं कि सी सेंटर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? वो जो बोला गया वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हम देख पा रहे हैं कि यहां पे तो टी पहले से प्लेस्ड है और ये फिक्स है, इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? सी जो है वो किस तरफ देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। क्या आप समझ पाए? तो वो हो गया। अब आप उसका यूज करिए। वी जो है वो सी के बाएं को दूसरा है, तो सी का बायां किस तरफ होगा? इधर होगा। 1 और 2, यहां पे कौन आ गया? हो गया। अब हमारे पास है यू ए के दाएं को दूसरा है। देखो यहां पूरा समझ में आ गया, ठीक।
अब हमारे पास यही दो प्लेस बचे हैं, ठीक। ये तो क्लियर है कि ये बाहर देख रहा है, इसे समझना है कि ये क्या करेगा, ठीक। अब बारी आती है u a के दाएं को दूसरा है, u जो है वो a के दाएं को क्या है, दूसरा है। तो u a के दाएं को दूसरा है, मतलब यहां पर क्या रखेंगे हम लोग, u जो है वो a के दाएं को दूसरा है। थोड़ी देर के लिए मानिए कि a को यहां रखते हैं, तो एक और ये दो, यहां पे कौन आ गया। यदि a सेंटर की तरफ देखेगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा कि u जो है वो a के दाएं को क्या हो जाए, दूसरा हो जाए। यदि a सेंटर से बाहर की तरफ देखेगा तो उस कंडीशन पे दाएं पे कौन चला जाएगा, b चला जाएगा, इधर घूम जाएगा ना वो। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि a सेंटर की तरफ देख रहा है और a, b और c में से दो लोग देख रहे हैं, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि b जो है वो क्या देख रहा है। समझ पाए? तो ये ओवरऑल में हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया था कि कौन सेंटर की तरफ देख रहा है, कौन सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्राभिमुख नहीं है, सेंटर की तरफ कौन नहीं देख रहा है। तो बी और सी नहीं देख रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, बी और सी। समझे बात को? मैं आपको बता रहा हूं कि लोग है ना इस पे इरिटेट होते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में नहीं, ऐसे नॉर्मल बनाते समय भी इरिटेट होते हैं। यदि आप इरिटेट हो गए तो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में। इरिटेट नहीं होना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम को बनाना है, बनेगा। निम्नलिखित में से बी के संबंध में टी का स्थान बताना है। बी के संबंध में टी का स्थान, बी के रेफरेंस में टी कौन सी पोजीशन पर है। तो बी के रेफरेंस में टी कौन सी पोजीशन है, यदि दाईं तरफ से जाएं तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। बाईं तरफ से जाएं तो पहला, दूसरा और तीसरा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ। अब देखो गलती कहां पर हो रहा है, दिया है? आगे देखो और उसके बाद देखो। पहले ही देख करके लोग बबल कर देंगे, कम से कम 100 में 50 से ऊपर लोग कर देंगे, बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे। दाएं को भी तीसरा दिया है, बाएं को भी तीसरा दिया है, और दाएं या बाएं को तीसरा भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, क्योंकि इतना बनाने के बाद गलत हो जाएगा ना तो बहुत अखरता है एग्जाम में। तो फिलहाल आंसर क्या है, बायां या फिर दाएं को तीसरा। निम्नलिखित में से एक सी के संबंध में वी का स्थान बताइए। सी के संबंध में वी का स्थान, सी के संबंध में वी का स्थान, बाईं ओर दूसरा और दाईं ओर 1 2 3 चौथा। दाईं ओर चौथा, ठीक है। बैठने की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो बैठे हुए हैं ना लोग, उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। ए बी सी अगल बगल बैठे हैं, तो हमने देखा है डायग्राम में कि बी और सी तो अगल बगल बैठे हैं, बट ए अगल बगल नहीं बैठा है। यू वी टी अगल बगल बैठे हैं, वो भी नहीं है। दो व्यक्ति जिनके बैठने की व्यवस्था निश्चित नहीं की जा सकती, सभी के बैठने की व्यवस्था निश्चित की जा सकती है। आपको पूछा गया है कि कौन सा सही है। चौथा पॉइंट, जो केंद्राभिमुख नहीं है, केंद्राभिमुख मतलब जो केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं, वे आजू बाजू में बैठे हैं। तो बी और सी आजू बाजू में क्या है, बैठे हैं। क्या क्लियर है आप सबको? आप देख रहे हैं प्रश्नों का वो, कि जो प्रश्न जिस तरह के पेपर में आ सकते हैं या एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको फोकस करना है, प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। ये हमने बना दिया था क्या। निम्नलिखित में से यू के संबंध में ए का स्थान कौन सा है, उसी में यू के संबंध में ए का स्थान, यू के संबंध में ए का स्थान, बाईं ओर दूसरा और दाईं ओर 1 2 3 चौथा। बाईं को मतलब जैसी दिखता है वैसी टिक मत कर देना ना, थोड़ा आगे भी देख लेना क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए
सबसे आखिरी प्रश्न, ये हमारे पास प्रश्न है, लिखा है साइकिलिंग, रोइंग, जिम्नेजियम, जॉगिंग और बॉक्सिंग सोमवार से लेकर शनिवार तक करना शामिल है। प्रत्येक व्यायाम एक दिन के लिए होता है और एक दिन का विश्राम दिवस है। ठीक है। जिम्नेजियम का व्यायाम ना तो पहले दिन किया जाता है और ना ही अंतिम दिन किया जाता है, लेकिन इसे रोइंग से पहले किया जाता है। ठीक है। जॉगिंग रोइंग वाले दिन के ठीक अगले दिन की जाती है। साइकिलिंग विश्राम दिवस के ठीक पहले वाले दिन की जाती है। जॉगिंग और बॉक्सिंग 2 दिनों के बीच के अंतर पर की जाती है। बॉक्सिंग विश्राम दिवस के ठीक अगले दिन की जाती है। ये सारा पॉइंट आपको दिया है। संडे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। इन पॉइंट का यूज करना है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विश्राम दिवस कौन से दिन है, बताइए जॉगिंग कौन से दिन की जाती है, बताइए बॉक्सिंग और जॉगिंग के बीच में कितने दिनों का अंतर है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न अपने आप में बाकी जितने प्रश्न आपने बनाए हैं उससे डिफरेंट है। देखो, सबसे पहले आप इस तरीके से करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जो जो पॉइंट दिए गए हैं ना उसको लिंक करते बनना चाहिए। जैसे लिखा है जिम्नेजियम का व्यायाम ना तो पहले दिन किया जाता है और ना ही अंतिम दिन किया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है यदि जिम्नेजियम को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये यहां भी नहीं हो सकता और ये यहां भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसे रोइंग से पहले किया जाता है, इसका मतलब है ये कुछ ऐसा होगा, रोइंग से पहले क्या होगा, जिम्नेजियम होगा। ये वाला यूज कर लिया आपने। अब ऐसा कुछ यूज करिए जिसमें रोइंग या जिम्नेजियम हो। जॉगिंग रोइंग वाले दिन के ठीक अगले दिन की जाती है, इसका मतलब है जॉगिंग रोइंग वाले दिन के ठीक अगले दिन की जाती है। हो गया। अब जब हम आगे देख रहे हैं जॉगिंग और बॉक्सिंग, जॉगिंग तो है बट बॉक्सिंग नहीं है, फिलहाल छोड़िए। साइकिलिंग विश्राम दिवस के ठीक पहले वाले दिन की जाती है। पहले मतलब बिफोर, साइकिलिंग हॉलीडे के पहले। क्लियर? तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लो उसमें या तो विश्राम हो या तो फिर साइकिलिंग हो। बॉक्सिंग विश्राम दिवस के ठीक अगले दिन की जाती है, तो बॉक्सिंग यहां पर हो गया, इसके बाद हो गया, ये हो गया। इसको चेक हम लोग पुट करने के बाद ही कर पाएंगे, पहले नहीं कर सकते। ठीक है। वो 3 है और ये 3 है, इनको हमें यहां पे सेट करना है। थोड़ी देर के लिए मानिए कि हम यहां रखते हैं GRJ, तो क्या रख सकते हैं? रख सकते हो? कैसे रख पाओगे भैया, जी तो यहां नहीं है ना। क्या हम यहां रख सकते हैं? रख सकते हैं। यहां नहीं रख पाएंगे क्योंकि जी पहले है। क्या हम यहां रख सकते हैं? रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम इसको तो रख लेंगे फिर हम दूसरे को नहीं रख पाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि GRJ, और इधर जब हम बात करेंगे तो SH। हो गया सेट। अब आप चेक करो अपना वाला पॉइंट जो मिस कर गए थे या छोड़ दिए थे हमने। क्या जॉगिंग और बॉक्सिंग 2 दिनों के बीच के अंतर पर की जाती है? जॉगिंग है, ये बॉक्सिंग है, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं 2 दिनों का अंतर है। इसका मतलब हमारे सारे पॉइंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है।
अब कुछ थोड़े ना है, अब सिर्फ इतना है। कौन सा एक विश्राम दिवस है? मंगलवार हमने देखा। साइकिलिंग और जॉगिंग के बीच कितने दिनों का अंतर है? चेक करना चाहो तो करो इसमें, साइकिलिंग और जॉगिंग के बीच में कितने दिनों का अंतर है? ये साइकिलिंग है, ये जॉगिंग है। 1 2 3 4 दिनों का अंतर है। बॉक्सिंग कौन से दिन की जाती है? बुधवार को। बुधवार को क्या की जाती है? बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? अभी जो हमने बनाया था वो मैं डायग्राम यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। पहले क्या है? साइकिलिंग, फिर हॉलीडे है, फिर बॉक्सिंग है, फिर जिम्नेजियम है, फिर रोइंग है, और फिर जॉगिंग है। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बताओ कौन सा गलत? विश्राम दिवस और जिम्नेजियम के बीच 2 दिनों का अंतर है। ये विश्राम दिवस है, ठीक है। जिम्नेजियम है ये। इन दोनों के बीच में अंतर कितने दिनों का है? 2 दिनों का है, 1 दिन का है मतलब। जिम्नेजियम का व्यायाम रोइंग के ठीक पिछले दिन किया जाता है, वो तो सही है। जॉगिंग और बॉक्सिंग के बीच में 2 दिनों का अंतर है, तो जॉगिंग और बॉक्सिंग के बीच में 2 दिनों का अंतर, ये भी सही है। साइकिलिंग और रोइंग के दिनों के बीच में 3 दिनों का अंतर है, तो ये साइकिलिंग है, ये रोइंग है, इनके बीच में 3 दिनों का अंतर आपको दिख रहा है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, कौन सा एक सही कथन है आपको बताना है? बताइए कौन सा एक सही कथन है? यही सही कथन है। जॉगिंग प्रतिस्पर्धा रोइंग के बाद की जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, बस आपको बस एक बार थोड़ा सा सिस्टम के साथ बनाना है, ठीक है।